Kinetic theory of gas. Kinetic theory of gas. Kinetic theory of gas. ये आपका टॉपिक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। पहले तो इसमें कुछ एजम्पशंस देख लीजिए कि क्या क्या एजम्पशंस हैं। सबसे पहला, गैसेस जो हैं वो मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिएगा, ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ molecules, और ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। रैंडमली मतलब कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है उनके मूवमेंट का, लेकिन वो मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में। विच आर इन रैंडम मोशन, ठीक है। ये पहला पोस्टुलेट, ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन रैंडम मोशन। समझ गया बात को। दूसरा, मॉलिक्यूल की जो साइज होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है अगर उसको कंपेयर किया जाए दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस से, है ना। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल की साइज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती है। ऑलमोस्ट क्या होती है? निग्लिजिबल होती है। तो लिखिए, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल is very small in comparison to the separation between two molecules। बोलो क्लियर। चलिए, ये बात समझ गए कि मॉलिक्यूल की साइज बहुत ही लो होती है। समझ गए? अगर उसको कंपेयर किया जाए दो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। समझ गए? थर्ड पॉइंट, ऐसे मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूल और कंटेनर के वॉल में कोई फोर्स नहीं होता है, लेकिन फोर्स होगा अगर कॉलिजन होगा। अगर क्या होगा? कॉलिजन होगा। बात फॉलो किए, है ना। मॉलिक्यूल्स डज नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर और ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कॉलिजन। हाँ, जब कॉलिजन होगा तो फोर्स होगा, जब कॉलिजन होगा तो फोर्स होगा। बात फॉलो किए तो देखो, द मॉलिक्यूल्स do not exert force on each other or on the wall of container except during collision समझ गया बात को। चलिए, यानी ये बात तो है कि जब टक्कर होगी तो फोर्स होगा। जब मॉलिक्यूल का वॉल के साथ, कंटेनर के वॉल के साथ टक्कर होगा तो क्या होगा? फोर्स होगा। समझ गए? और कहा गया कि जब मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल के साथ टकराता है तो वो कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है। वो कॉलिजन क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है ना। द कॉलिजन between the molecule
between the molecule and wall of the container, and ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, and wall of the container, and wall of the container, and wall of the container is perfectly elastic, is perfectly elastic, perfectly elastic collision होता है। क्लियर है? एक और पॉइंट है, मॉलिक्यूल्स न्यूटन्स लॉ को ओबे करता है। समझ गए बात को? मॉलिक्यूल्स न्यूटन्स के लॉ को ओबे करता है। समझ गए? द मॉलिक्यूल्स obeys न्यूटन्स लॉ, द मॉलिक्यूल्स obeys न्यूटन्स लॉ। बोलो क्लियर? और अगर किसी वेसल में गैस को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो तो वो स्टेडी स्टेट अटेन कर लेता है। वो क्या अटेन कर लेता है? स्टेडी स्टेट। बात फॉलो किए? व्हेन गैस इज लेफ्ट फॉर, व्हेन गैस इज लेफ्ट फॉर some time, when gas is left for some time, it acquires steady state, it acquires steady state। बात फॉलो किए? तो देखिए, all gases are made up of molecules which are in random motion. The size of the molecule is very small in comparison to the separation between two molecules. The molecules do not exert force on each other or on the wall of the container except during collision. बात फॉलो किए? The collision between the molecule and wall of the container is perfectly elastic. Molecules ओबे करेगा न्यूटन्स लॉ को, और अगर गैस को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो तो वो स्टेडी स्टेट अटेन कर लेगा। समझ में आई बात? इतना पॉइंट्स पढ़ने के बाद हम लोग ये निकालेंगे कि एक आइडियल गैस जिस बर्तन में बंद है उस पर प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा, उस पर प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा। वही मेन आज का टॉपिक है। उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? बोलिए बाबू लोग। Yes, sir. आइए देखिए, Yes, sir. बहुत अच्छा एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, और एक ये कैलकुलेशन इसीलिए हम रख रहे हैं क्योंकि इस पे सवाल पूछे हुआ है जेईई मेंस में। जो प्रेशर का डेरिवेशन हम करेंगे उस पे सवाल पूछे हुआ है। आप ढूंढिएगा और हमको बताइएगा कि क्या सवाल था इस फॉर्मेट पर। देखो, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, आपके एससीबी या आपके बुक के पैटर्न से हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम अपना प्रूफ यहां पर दे रहे हैं। देखिएगा, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। मान लो हम एक स्फेरिकल बर्तन लेते हैं। क्या लेते हैं? स्फेरिकल बर्तन। मान लिया, ये मान लो एक स्फेरिकल कंटेनर है जिसमें आपने आइडियल गैस को भरा। स्फीयर का सेंटर आप O मान लो और स्फीयर का रेडियस आप R मान लो। समझ गए? एक स्फेरिकल कंटेनर आपने लिया है ना, उसमें आपने आइडियल गैस को भरा, स्फीयर का रेडियस R के बराबर है। समझ गए बात को? मतलब आइडियल गैस is kept in a spherical container, in a spherical container, in a spherical container, in a spherical container, है ना। तो ये अभी जैसा पहला पॉइंट पढ़े थे, ये बहुत ही मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। आप कोई एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करो। समझ गए? मान लो इस पॉइंट पर मैंने एक मॉलिक्यूल को कंसीडर किया जिसका मास स्मॉल m लिया।
स्मॉल m एक मॉलिक्यूल का मास मैंने लिया, स्मॉल m एक मॉलिक्यूल का मैंने मास लिया। ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं। m इज इक्वल टू मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। और चूंकि एक गिवन गैस है तो प्रत्येक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m ही होगा, है ना। जैसे ऑक्सीजन गैस आप लेते हैं तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबके मास इक्वल होंगे, है ना। तो आपने एक मॉलिक्यूल का मास क्या ले लिया, m। मान लो कि वो v वेलोसिटी से आता हुआ आकर के बर्तन से टकराएगा, बर्तन के वॉल से कहीं ना कहीं टकराएगा। आइए मान लो वो बर्तन के वॉल से यहां पे टकराया, यहां पे टकराया, और मान लो जब वो टकराया तो उसकी स्पीड थी v के बराबर। किसके बराबर, v के बराबर। उस मॉलिक्यूल की स्पीड थी किसके बराबर, v के बराबर। v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। ध्यान से समझना, इस पॉइंट पर वो टकराया, मान लो कि इस पॉइंट का नाम P दे दिया, समझ गया बात को। करो क्या कि जिस पॉइंट पे टकराया वहां पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दो। तो गोला के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल सेंटर से P को मिलाने वाला लाइन होता है, सेंटर से P को मिलाने वाला लाइन होता है। आइए ये नॉर्मल लाइन हुआ, नॉर्मल लाइन हुआ। और चूंकि मैंने कहा था कि कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि जब एक लाइट पार्टिकल किसी हेवी रिजिड से टकराएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा, समझ गए। तो मतलब नॉर्मल आपने इसीलिए ड्रॉ किया था कि देखो इंसिडेंट किया इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और टकराने के बाद वो उतने ही स्पीड से और उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, समझ गया बात को। देखो वो रिफ्लेक्ट बैक कर गया, है ना। मॉलिक्यूल यहां पे टकराया v स्पीड से और v स्पीड से रिफ्लेक्ट बैक कर गया, और सेम एंगल, ये एंगल भी कितना, थीटा। बोलो इतना क्लियर, बोलो बाबू लोग बोलो। ठीक है। और फिर ये मॉलिक्यूल जाकर के फर्दर यहां पे टकराएगा, है ना, क्यू पॉइंट पर। तो चलिए अब वहां पर आपको कॉलिजन स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बस ये शो कर दीजिए कि वो जाके टकराएगा कहां पर, क्यू पॉइंट पर। बात आ गई समझ में इतना? बोलो बाबू लोग, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। चलिए ठीक है। हाँ, आने की स्पीड भी v थी और वापस होने की भी स्पीड क्या है, v है। तुम क्या करो कि उस मॉलिक्यूल का इनिशियल मोमेंटम नॉर्मल के लॉन्ग निकाल लो और फाइनल मोमेंटम भी नॉर्मल के लॉन्ग निकाल लो। ये देखो कि मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, ये देखो कि मोमेंटम में कितना चेंज हुआ इस पॉइंट पर जो कॉलिजन हुआ, समझ गए। तो हमने कंसीडर किया, वी कंसीडर द कॉलिजन, वी कंसीडर द कॉलिजन between molecule and wall of container, and wall of container at P, and wall of container at P। बोलो क्लियर? तो ये बताओ इनिशियल मोमेंटम, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये डायरेक्शन हुआ इनिशियल मोमेंटम का, समझ गए, जिसका मैग्नीट्यूड mv, जिसका मैग्नीट्यूड कितना mv, और ये डायरेक्शन हुआ वेलोसिटी ऐसे है तो फाइनल मोमेंटम का, और इसका भी मैग्नीट्यूड mv, मैग्नीट्यूड कितना mv। तो आपको लगेगा मोमेंटम में तो कोई चेंज हुआ नहीं, मोमेंटम में चेंज हुआ है, डायरेक्शन बदला है। देखो इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन ये है और फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, तो मोमेंटम में चेंज हुआ ना। आप इनिशियल मोमेंटम का कंपोनेंट नॉर्मल के लॉन्ग निकाल लो और फाइनल मोमेंटम का भी कंपोनेंट नॉर्मल के लॉन्ग निकाल लो। देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो ये बताओ
इनिशियल मोमेंटम का कंपोनेंट नॉर्मल के लॉ, तो मैग्नीट्यूड है mv और एंगल बना थीटा, यानी mv cos थीटा, mv इंटू कितना cos थीटा, समझ गए। उसी प्रकार फाइनल मोमेंटम का कंपोनेंट नॉर्मल के लॉ, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा, ये एंगल 180 माइनस थीटा, यानी फाइनल मोमेंटम का कंपोनेंट नॉर्मल के लॉ mv cos 180 माइनस थीटा, अब cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, यानी माइनस mv इंटू कितना cos थीटा। बोलो एकदम क्लियर, बोलो बाबू लोग, बोलो बोलो। चलिए, ये निकल गया इनिशियल मोमेंटम नॉर्मल के लॉ, और ये निकल गया फाइनल मोमेंटम नॉर्मल के लॉ। अब निकाल लो चेंज इन मोमेंटम नॉर्मल के लॉ, चेंज इन मोमेंटम नॉर्मल के लॉ, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी, है ना, किसके लॉ नॉर्मल के लॉ, बराबर फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस mv cos थीटा माइनस mv cos थीटा माइनस 2mv इंटू कितना cos थीटा। चलिए, यहां तक तो हमने काम कर दिया, हमने मॉलिक्यूल के चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू आपको कैलकुलेट कर दिया। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोल दीजिए हमको, बोलिए। हाँ, हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया नॉर्मल के लॉ, बात फॉलो कर दिए, स्क्रीनशॉट लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इस पे सवाल रहता है, इस पे जो काम जो वर्कआउट कर रहे हैं आपके लिए हम। हो गया, बोलिए। देखो इसको लिख देते हैं ऊपर, चेंज इन मोमेंटम अलोंग नॉर्मल, चेंज इन मोमेंटम अलोंग नॉर्मल, और ये बराबर माइनस 2mv इंटू कितना cos थीटा। बोलो क्लियर है? अच्छा, जब मॉलिक्यूल यहां से रिफ्लेक्ट किया तो जाके दोबारा टकराया क्यू पॉइंट पर, और वहां भी मोमेंटम में उतना ही चेंज होगा, समझो बात को, यहां भी मोमेंटम में इतना ही चेंज होगा। तो सोचो कि मॉलिक्यूल को यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगा उतने ही टाइम में मोमेंटम इतना चेंज करेगा। बोलो बोलो, समझे बात को, बोलो बाबू लोग। मॉलिक्यूल को यहां से यहां तक आने में, पी से क्यू तक आने में जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में मोमेंटम में इतना चेंज होगा। बोलो बाबू लोग, तो आप ये कैलकुलेट कर लो, आप ये कैलकुलेट कर लो कि मॉलिक्यूल को पी से क्यू तक आने में कितना टाइम लगेगा, समझ गए? ये निकाल लो आप। उसके लिए आपको चाहिए कि पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, उसके लिए क्या चाहिए, पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा। तो आपने बचपन में एक ज्योमेट्री पढ़ा था कि सर्किल में अगर किसी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा दें, अगर इसका नाम m दे दें, तो ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। हाँ, अगर pn कैलकुलेट कर लो तो nq भी आ जाएगा, क्योंकि जितना pn होगा उतना ही nq होगा। तो आइए ट्राइंगल PON में, इन ट्राइंगल PON अगर हम लगाएं, हमको निकालना क्या है, pn, तो cos थीटा लगाओ, cos थीटा इज इक्वल टू b, b का मतलब pn, b का मतलब pn अब बटा h, h का मतलब op, op का मतलब r, op का मतलब r, अरे गोले का रेडियस, इसका मतलब कि pn का वैल्यू हो गया r cos थीटा, pn का वैल्यू हो गया r cos थीटा, और अगर pn r cos थीटा है तो nq भी r cos थीटा होगा, nq भी आपका r cos थीटा होगा। तो अब ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस PQ कितना हो जाएगा, 2r cos थीटा, है ना। टोटल डिस्टेंस PQ बराबर 2r इंटू कितना cos थीटा। और अब आप ये निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूल को P से Q तक जाने में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल, टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल टू मूव
टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम P to Q, टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम P to Q, यानी डेल्टा टी। डेल्टा टी का वैल्यू आप बोल सकते हैं डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना 2r cos थीटा, डिस्टेंस 2r इंटू कॉस थीटा, अब बटा स्पीड v, स्पीड कितना v, तो बटा स्पीड v। बोलो क्लियर है। और ये वही टाइम हुआ जितने टाइम के बाद उस मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज करेगा। समझ गए, टक्कर होगी तभी मोमेंटम चेंज करेगा। तो यहाँ के बाद टक्कर यहीं पे ना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम में मोमेंटम का वैल्यू इतना अमाउंट से क्या करेगा, चेंज करेगा। बात फॉलो किए। तो अब बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। बोलिए समझ गया बात को। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, बोलो। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, 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 रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर डेल्टा पी एन बाई डेल्टा टी। और अब डेल्टा पी की वैल्यू पुट करेंगे -2mv cos थीटा, और टाइम का वैल्यू पुट करेंगे 2r cos थीटा बाई कितना v। चलो आप बराबर -2mv इंटू कॉस थीटा, अब बटा डेल्टा टी का वैल्यू 2r cos थीटा, 2r cos थीटा, अब बाई कितना v। 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, v ऊपर गया mv स्क्वायर, अब बटा कितना r, यानी आ गया माइनस ऑफ mv स्क्वायर, अब बटा कितना r। क्लियर है, बोलो बाबू लोग, क्लियर है, बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो अब ये बताओ ये मोमेंटम के बदलने का रेट आपने मॉलिक्यूल पे निकाला, किस पे निकाला, मॉलिक्यूल पे। तो इसका मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हुआ वो फोर्स के बराबर हुआ, और उस फोर्स के बराबर जो मॉलिक्यूल पे लगा, और लगाया किसने, बॉल ने, लगाया किसने, बॉल ने। बात फॉलो किए, ये फोर्स मॉलिक्यूल पे लगा और लगाया किसने, बॉल ने। अब आप पूछोगे कि निगेटिव क्या बता रहा है, तो देखो नॉर्मल आउटवर्ड की तरफ है और निगेटिव बता रहा है कि मॉलिक्यूल पर फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, यानी इनवर्ड नॉर्मल की तरफ, यानी सेंटर की तरफ लगेगा। बात आया समझ में। कंटेनर के वॉल के द्वारा मॉलिक्यूल पर फोर्स किधर लगेगा, बोलो किधर लगेगा, बोलो किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, है ना, सेंटर की तरफ लगेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। ओके सर। कंफर्म हो गया, बोलिए जी सर। हाँ, तो छूटना नहीं चाहिए कोई पॉइंट। अब हम डायग्राम को थोड़ा क्लियर करके दिखाते हैं हर बात को। अभी जो फोर्स निकला है वो मॉलिक्यूल पे लगा है, और लगाया किसने, वॉल ने। और किधर लगाया, सेंटर की तरफ। देखो ये मॉलिक्यूल और ये सेंटर, मॉलिक्यूल पर फोर्स लगा सेंटर की तरफ, F बराबर मैग्नीट्यूड लिखो mv स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई r, मतलब फोर्स ऑन मॉलिक्यूल, फोर्स ऑन मॉलिक्यूल, फोर्स ऑन मॉलिक्यूल, फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ड्यू टू वॉल, ड्यू टू किसके, वॉल। तो अब आ जाओ न्यूटन्स थर्ड लॉ पर, न्यूटन्स थर्ड लॉ पर। अगर वॉल ने मॉलिक्यूल पर सेंटर की तरफ फोर्स लगाया तो मॉलिक्यूल भी वॉल पर सेंटर से अवे इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार। बोलिए बाबू लोग, बोलिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ मॉलिक्यूल भी कंटेनर के वॉल पर इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स सेंटर से अवे एग्जर्ट करेगा कि नहीं करेगा, बोलिए। देखिए बोर्ड पर, इसको मिटा देते हैं। और एक दूसरा डायग्राम, यहां मॉलिक्यूल था और मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल पर इधर फोर्स लगाएगा,
फोर्स का सिंबल क्या दिया, एफ, मैग्नीट्यूड वही होगा mv² बाई आर। बोलो क्लियर है। और ये बराबर हो गया फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू मॉलिक्यूल, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल। अभी एक ही मॉलिक्यूल का टक्कर पड़े है ना, ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल। सब लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या, बोलिए। हाँ, फोर्स ऑन वॉल, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल, ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल, ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल। समझ गया बात को। चलिए यहीं से अब कहानी शुरू होगी, क्योंकि आपको यह निकालना था कि मॉलिक्यूल ने वॉल पर कितना फोर्स लगाया, क्योंकि आप निकाल रहे हैं कि प्रेशर गैस ने कितना एक्सर्ट किया है ना। तो आपको फोर्स ये निकालना होगा, फोर्स वो निकालना होगा जो गैसियस मॉलिक्यूल ने कंटेनर के वॉल पे लगाया। तो एक मॉलिक्यूल ने फोर्स लगा दिया, समझ गया बात को। अच्छा एक बात बताओ, मास तो सभी मॉलिक्यूल का सेम है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल इक्वल स्पीड से मूव कर रहा हो, समझ गए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो अब आप ये बताओ कि इसको कैसे, अगर हम पूछें कि सारे मॉलिक्यूल्स के द्वारा कंटेनर के वॉल पे कितना फोर्स लगा, तो करना क्या कि इस पे सिग्मा लगा देना। क्या लगा देना, सिग्मा। अरे भाई एक मॉलिक्यूल ने लगाया, सभी मॉलिक्यूल के द्वारा लगा लगा के जोड़ोगे। अरे बोलो ना जी, आपने एक मॉलिक्यूल के द्वारा कंटेनर के वॉल पे फोर्स लगा दिया, अब उसके आगे सिग्मा लगा दो, मतलब सभी मॉलिक्यूल ने जो फोर्स लगाया कंटेनर के वॉल पर, आपने उसको क्या किया, ऐड कर दिया। बोलिए बाबू, बोलिए। Yes, sir. हाँ, नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन द कंटेनर ऑफ वॉल, नेट फोर्स ऑन द कंटेनर, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, on the wall of container, on the wall of container, on the wall of container, due to all molecules, due to all molecules, due to all molecules, यानी F net total force, इस पे क्या लगा दो, सिग्मा। इस पे क्या लगा दो, बोलो, इस पे क्या लगा दो, सिग्मा। यानी सिग्मा ऑफ mv² बटा आर, mv² बटा आर। m हर मॉलिक्यूल का मास सेम है, अब गोला का रेडियस कांस्टेंट है, m बाई आर को क्या करो, बाहर, m बाई आर को आप बाहर कर दो और अंदर बच जाएगा सिग्मा ऑफ v²। सिग्मा ऑफ v² का मतलब क्या हुआ, सभी मॉलिक्यूल के स्पीड के स्क्वायर का सम, सभी मॉलिक्यूल के स्पीड के स्क्वायर का सम। जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, m बाई आर, सुनो, v1² प्लस v2² से लेकर के vn² है ना, vn², यानी सभी मॉलिक्यूल के स्पीड के स्क्वायर का सम। हमने मान लिया n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। n क्या है बोलो, n क्या है बोलो, n क्या है बोलो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, मैंने मान लिया n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलो इतना समझ में आ गया, बोलिए बाबू, इतना क्लियर हो गया, बोलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब क्या करो कि यहाँ पे n से, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, यहाँ पर n से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी F नेट बराबर यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करो, nm बटा r, और ऊपर में v1² प्लस v2² से लेकर के vn² डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बोलो क्लियर है। ये बताओ एक मॉलिक्यूल का मास m है और हर मॉलिक्यूल की मास इक्वल है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे गैस का मास हो गया। बोलो m इंटू n क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, पूरे गैस का मास, पूरे गैसियस सैंपल का मास। ये n इंटू m, उसको सिंबल में लिख दिया m डैश बजाय लिखने का, m डैश इज इक्वल टू मास ऑफ गैस, m डैश इज इक्वल टू मास ऑफ गैस। आइए इसको m डैश लिखा, m डैश बाय कितना, r।
अब ये इंपॉर्टेंट टर्म समझो, सभी मॉलिक्यूल के स्पीड के स्क्वायर का जोड़ अब बटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सुनो यहां पर, सभी मॉलिक्यूल के स्पीड के स्क्वायर का जोड़ अब बटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसको कहा जाएगा मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या बोला जाएगा बोलिए, क्या बोला जाएगा बोलिए? मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल के स्पीड के स्क्वायर का जोड़, सभी मॉलिक्यूल के स्पीड के स्क्वायर का जोड़ अब बटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे? मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। सिंबल में लिखते हैं वी स्क्वायर, कहीं कहीं पर बार लगा देता है सिंबल में, हम यहाँ पे ए बी लगा दिया, है ना। यानी मीन मतलब होता है एवरेज, मीन मतलब क्या होता है? एवरेज, है ना। और इस टर्म को आप बोलिएगा मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। बोलो सबको क्लियर? बोलिए बाबू लोग, फ्रैंकली बोलिए, क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, हमदम फील ला दिया, कोई रटाने वाला बात नहीं। केमिस्ट्री में लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के निकलते हैं, हमने आपको प्रूफ कर दिया पूरा फॉर्मूला। अब प्रेशर आ जाएगा, अब प्रेशर आ जाएगा। हो गया? यस सर। अच्छा, बीच में लिंक अब खत्म हो सकता है क्योंकि वार्निंग से 5 मिनट आगे आ चुके हैं हम लोग। हम दोबारा लिंक दे रहे हैं, आप लोग को ज्वाइन कीजिएगा।